अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लजीज इंस्टीट्यूट। आज हम असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जो है ना वो जानेंगे, जो कि प्रीवियसली वाज कॉल्ड इलेक्शन ऑफिसर, जो कि रीनेम कर दिया गया है। और इस दफ़ा पोस्ट आई हैं, अच्छी खासी पोस्ट आई हैं पंजाब में इसकी। पूरे बल्कि पाकिस्तान में, पंजाब में भी अच्छी हैं, पूरे पाकिस्तान में भी अच्छी पोस्ट हैं। तो लेकिन इसका सिलेबस जो है ना वो स्टूडेंट्स को हमेशा से कंफ्यूज करता है, और इसको कैसे तैयार करना है, क्योंकि इसमें जस्ट वन पेपर नहीं होता, बाकी भी चीज़ें इसमें जो है ना वो शामिल होती हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मैं ये कहता होता हूँ कि कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जस्ट जो CSS PMS वाले बच्चे जो है ना वो जो तैयारी कर रहे होते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जो CSS PMS नहीं कर रहा वो ये चीज़ें कर नहीं सकेगा, लेकिन उसे जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, और उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाके कुछ चीज़ों को स्पेसिफिकली तैयार करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश है। अब इंग्लिश की अगर फॉर एग्जांपल आप सिनोनिम एंटोनिम्स की बात करें, तो मैं वैसे ही बताऊंगा आपको, पूरा पेपर दिखाऊंगा, उसमें आपको आइडिया होगा कि कितना मतलब कि थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है, आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो इसलिए ये लेक्चर जो है ना वो ध्यान से सुनना है। इसमें हमने सारी स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी है, पास पेपर्स को हमने देखना है, और हमने ये देखना है कि हम इसे कैसे तैयार कर सकते हैं और कैसे आगे लेके जा सकते हैं, 2-3 महीने में कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो हम सिलेबस देखेंगे इसका, इसको प्रिपेयर कैसे करना है। और ऑब्वियसली हमारे जो लेक्चर्स होंगे, तो उसमें हम आपने लाइव लेक्चर कहाँ पर लेने हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स कहाँ पर लेने हैं, आपने नोट्स कहाँ पर अवेलेबल होंगे इसके, और पास पेपर्स आपको इसके कहाँ मिलेंगे, और ड्यूरेशन क्या होगा, ये सब कुछ डिस्कस होगा। तो इंट्रोड्यूस करवाता चलूँ, बुराक है, जिस पे आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी। अब तो अलहमदिल्ला हमारी बहुत ही एडवांस हो चुकी है, इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में देखेंगे। तो उसमें आपको हर चीज़ मिलेगी, क्विज मिलेंगे, ईच एंड एवरीथिंग मिलेगी। तो सबसे पहले हम आते हैं सिलेबस पे। जो सिलेबस है इसका, वो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा चैलेंजिंग है। लेकिन मैं अगर कहूँ कि ये चैलेंजिंग के साथ साथ एक एज भी है, तो बड़ी बात है। मतलब कि उसकी वजह उसकी वजह यह है कि इसमें जो 20% आप देखें, आपको एज यहां से मिलता है। आप देखें पार्ट 1, 2 एंड 8, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक का करना है, और इलेक्शन एक्ट 2017 रट्टा लगाना है। सीधी सी बात है। और रट्टा सिर्फ ऐसे नहीं लगाना कि आपने जस्ट सेक्शंस को रट्टा लगा दिया या मतलब पढ़ लिया इनफ हो जाएगा, नहीं। उसको आपको समझ के पढ़ना पड़ेगा, और हमने ये क्लास में डिस्कस करना है। और उसकी फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको तो सेक्शन भूल जाने हैं। क्योंकि सेक्शंस आप जितने भी याद करने हैं, आप कितना बंदा 1 2 3 को कैसे किसी चीज के साथ आप रिलेट कर सकते हैं, बहुत टफ काम। सबसे ज्यादा टफ काम मैं समझता हूँ उन लोगों के लिए जिनको एक्ट का, कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत कम पता है, या नए बच्चे हैं उनको नहीं पता इन चीजों का, तो उनके लिए थोड़ा सा ये टफ होगा। जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी की हुई, जैसे तहसीलदार की हुई, तहसीलदार के बहुत सारे एक्ट हैं, 4 एक्ट हैं उसके, बहुत ही टफ हैं वो। उनके लिए तो वो कोई मसला नहीं होगा, वो मतलब इसे तैयार कर लेंगे अच्छे से। लेकिन बाकी बच्चे भी तैयार कर सकते हैं। हमारी ऐप में, जैसे मैंने पहले बताया, डिस्कशन हो रही थी लेक्चर से पहले, कि ऐप में जो है ना वो हमारे क्विज जो बना होगा, आपने जस्ट वहां पर जब अटेम्प्ट करना है, तो आपको एट द एंड ऑफ द रिजल्ट, जब खत्म होगा आपका क्विज, तो आपको सही और रॉन्ग दोनों आंसर्स बताएगा। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सा सही कौन सा गलत, और यहाँ से आप क्रैमिंग भी कर सकते हैं एक्चुअली। तो आपके अटेम्प्ट्स होंगी, और वो टाइम कंट्रोल्ड है। मतलब आपको पता चलेगा कि आपने 10 मिनट में करना है, और नेगेटिव मार्किंग भी है। बड़ी बात नहीं, नेगेटिव मार्किंग मतलब आपको यहाँ से भी थोड़ा सा जो है ना वो एक्टिव रहेंगे आप। उसके बाद जो मैं समझता हूँ थोड़ा सा क्रिटिकल पोर्शन होता है, वो एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग ये किसी भी सूरत में आ सकती है, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग में आपको लॉजिकल क्वेश्चंस या थोड़े से मैथमेटिकल क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, ठीक है। हम जब सिलेबस देखेंगे, आगे क्लास पेपर देखेंगे, मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप नोट करें कि इंग्लिश का इन्होंने 30%, 30% बहुत ही ज्यादा पोर्शन है मेरे ख्याल में। और इसको कवर करना मेरे ख्याल में एक इंतहाई मुश्किल काम इसलिए है क्योंकि ये प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर की तरफ चले जाते हैं, ये चले जाते हैं फंक्शनल इंग्लिश ग्रामर की तरफ चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे से अगर पूछा जाए ना कि एडवर्ब और नाउन क्लास में क्या डिफरेंस होता है, अब बच्चों को तो एडवर्ब और नाउन में भी डिफरेंस करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, वो क्लासेस क्या देखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन, उसके अलावा जो सिनोनिम एंटोनिम्स हैं वो तो खत्म ही नहीं होते, वो क्या है वो तो खत्म ही नहीं होती। और उसके अलावा जो कुछ कंटेक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब एक, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया हुआ था कि एक बंदा जो है ना वो कराची में डैश करता था,
अब वो रहता था, एग्जिस्ट करता था, लिव, एग्जिस्ट, इस तरह के वर्ड्स लिखे हैं। इसे हम कहते हैं कंटेक्चुअलाइज्ड क्वेश्चन। उस कंटेक्चुअलाइज्ड क्वेश्चन में जो वर्ड आपने फिट करना है, एक्चुअली सिर्फ उसका मतलब पता होना काफी नहीं है, ठीक है। उसमें आपको उसका कंटेक्स्ट, उसका बैकग्राउंड, मतलब ये कहां पर लफ्ज इस्तेमाल होता है, उसकी एटमोलॉजी का पता होना चाहिए कि इस लफ्ज को हम कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कहां पर नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पर हम पानी जो है ना वो पीते हैं, हम पानी खाते नहीं है। तो ये एक्चुअली सेंस है, क्योंकि हमारा इतना एक्सपोजर नहीं है इंग्लिश का। रीडिंग के हवाले से बच्चे रीडिंग बहुत कम करते हैं, करते नहीं है बल्कि। तो इस हवाले से आप लोगों को थोड़ी सी ये डिफिकल्टी हो सकती है। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा था कि सीएसएस के लिए, सीएसएस पीएमएस की तैयारी जो करते हैं ना बच्चे, तो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव रीडिंग्स करते हैं, तो उनको ये चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आती है। लेकिन आप लोग भी अगर करेंगे तो इजीली कर लेंगे, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये बहुत ही कम्प्रिहेंसिवली इंग्लिश को कवर करेगा। आप देखेंगे जो फेडरल की हम तैयारी करवाते हैं ना बच्चों को 20 मार्क्स के लिए, उसके लिए भी सी एस एस पी एम एस का जो एक इंग्लिश का कोर्स होता है, इंग्लिश प्रेसी एंड कम्प्रीहेंशन, तो उसका जो ग्रामेटिकल पोर्शन होता है वो सारे का सारा हम पढ़ाते हैं, जो सी एस एस वालों को पढ़ाते हैं। इसी तरह हम एफ पी एस सी वालों को भी पढ़ाते हैं। अब देखें कि एफ पी एस सी में बहुत ही कम पोर्शन होता है, मतलब कि 20%। उसका 5 आपके जो है ना वो एंटम्स आ जाएंगे, 5 सिनोनिम आ जाएंगे, या मतलब 5 वो कैब आ जाएगी, ये इस तरह का कुछ। और 5 मार्क्स जो होंगे ना वो ग्रामर से पूछ लेंगे, 5 मार्क्स जो है ना वो ईडीएम से वर्ब इस तरह पूछ लेंगे। लेकिन अब देखें ये तो 30% है, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेंगे। और मैं समझता हूँ कि जिसको इंग्लिश आती होगी उसमें एज भी होगा। और मैंने अक्सर फेडरल के जो बच्चे आगे निकलते हुए देखे हैं, वो दो वजह से निकलते हुए देखे फेडरल के पेपर में। एक तो इंग्लिश और दूसरा करंट अफेयर्स, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर जो क्रिटिकल रोल प्ले करेगा वो इंग्लिश करेगी, और जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आपके हाथ में है, और रटा, और इसमें से तो बाहर जाएगा नहीं ना। देखिए आपके पास कुछ कंट्रोल्ड चीजें हैं जिसको आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, लिमिटेड चीजें जिसे आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब जो एडवर्ब क्लॉज है वो क्लॉज वही रहनी है, जस्ट आपको आइडेंटिफाई करनी है। अगर आपने कर लिया आपकी बात खत्म हो जाएगी। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड है या कम्प्लेक्स है या सिंपल सेंटेंस है, एक दफा उसकी डेफिनेशन आपको पता चल गई तो आपके तो हाथ में है वो। लेकिन भाई करंट अफेयर में कहां कहां तक आप घूमते फिरेंगे, कितना कवर कर लेंगे, मुश्किल है आपके लिए। पाकिस्तान अफेयर में अगर वो याह्या खान के दौर में चला गया और उसमें पता नहीं कोई ऐसी क्रिटिकल सी चीज पूछ ली, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें भी नहीं पता होता ये पता नहीं कहां से उसने सवाल पूछ लिया, और वो प्रोमिनेंट क्वेश्चन नहीं होता। प्रोमिनेंट क्वेश्चन नहीं होता, हम प्रोमिनेंट देख रहे होते हैं क्योंकि ये डेप्थ बहुत ज्यादा है इसमें, ठीक है। और इसमें कंट्राडिक्शंस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारे लिए कवर करना मुश्किल हो जाता है। एवरीडे साइंस से ठीक है आप कवर कर लेंगे, इस्लामियात भी बहुत वास्ट है, लेकिन फिर भी कवर करने के काबिल है। लेकिन मैं समझता हूँ जो एज होगा स्टूडेंट्स को वो कहाँ कहाँ पर होगा, वो इंग्लिश में होगा। अगर आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, एक एक चीज को तैयार करेंगे। हमारे टीचर हैं जो मुझे ना उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी लगती है, कि मैं हमेशा उनकी स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हूँ। तो वो कहते हैं कि जो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 100 एमसीक्यूज हैं, तो आपको हो सकता है कि एक एमसीक्यूज कवर करने के लिए कुछ 10 पेजेस पढ़ने पड़े। और आप अगर कहते हैं नहीं ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ बच्चे कह रहे होते हैं कि सर ये तो बड़ा मसला है, इतना पढ़ना पड़ेगा। भाई इतना पढ़ना पड़ेगा ना, कंपटीशन है। 6 तो सीटें हैं टोटल पंजाब में जो ओपन मेरिट में हैं, मतलब जो कोटा छोटा निकाल के। या आप फेडरल की बात करें तो प्रोविंसेस की बात करें तो कितनी कितनी सीटें हैं, डिवीजन बहुत कम कम है ना भाई, उसमें आपका कंपटीशन है, हजारों लोग अप्लाई करेंगे। तो यू विल हैव टू डू एवरीथिंग दैट यू कैन डू। तो इस हवाले से एक एक क्वेश्चन के लिए आपको ज्यादा अच्छा खासा पढ़ना पड़ सकता है, तो इसलिए मेंटली तौर पे आपने रेडी रहना है। अब इसकी नोट्स अलहमदिल्ला बहुत अच्छे से हमारे कंप्रेहेंसिव तैयार हैं। करंट अफेयर्स के भी साथ साथ हम कंपाइल कर रहे होते हैं, तो 5 साल के तकरीबन जो है ना वो बच्चों को मिलते हैं। एवरीडे साइंस के भी बहुत ही कंप्रेहेंसिव तकरीबन 16 लेक्चर्स हैं, और टॉपिक वाइज हैं जो आपको मिलते हैं। इस्लामियात के दो तरह के नोट्स हैं, एक शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट वर्जन नोट्स हैं बहुत ही कंप्रेहेंसिव, वो एक एक लेंथी नोट्स हैं। और उसके साथ साथ जो है ना वो लेक्चर्स भी होते हैं, उनमें से भी लेक्चर्स में भी आपको नोट करवाया जाएगा। तो ये है आपका सिलेबस। अब इसका जो नेक्स्ट मतलब एक क्वेश्चन है, असल जो क्वेश्चन है वो ये कि इसको प्रिपेयर हमने कैसे करना है। इस सवाल का जवाब जो है ना वो हमें कहाँ से पता चल सकता है। इस सवाल का जवाब हमें एक जगह से पता चल सकता है, वो क्या है जी, वो हमारे पास है पास पेपर। अब मैं आपको लेके चलता हूँ पास पेपर की तरफ, जहां से आपको आइडिया होगा कि हमने इसे तैयार कैसे करना है। अब ये देख सकते हैं आप, एक पास पेपर मैंने जो है ना वो देखा, और मैंने समझा कि आप लोग यहाँ से अच्छे से पढ़ लिया कि सेक्शन इंग्लिश 30%, यहाँ से 30। अब आपने खुद देखते जाना है, ऐसे मैं ये इसे स्मॉल करता हूँ थोड़ा सा ताकि आप लोगों को ये नजर आए।
अच्छे से। अब देखें सन्नम क्रब, कर्ब। अब ये चीजें क्या होंगी, इराटिक। अब इराटिक एक्चुअली क्या होता है, इराटिक इरेशनल भी होता है, मतलब इराटिक का पता नहीं, इधर उधर घूम रहा होता है बंदा, मतलब जो जिसे हम कहते हैं ना पागल है ये, तो इस तरह की। अब ऑब्स्टिनेट, ये जेलसी को कहते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें अड्रॉइट। अब अड्रॉइट आपने कभी शायद ये लफ्ज सुना ना हो, इसे स्किलफुल, और ये बहुत दफा रिपीट हो चुका है, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ाते रहते हैं, हमें पता है कि रिपीट हो चुका है। अब कंटेम्प्ट आपने सुना होगा कि जो है ना वो कोर्ट ने कंटेम्प्ट लगा दी, तो इसका मतलब क्या है, कंटेम्पचुअस, ये फिर नाउन है, ठीक है। तो ये आपको जब हम पढ़ाएंगे तो फिर नाउन का, एडवर्ब का, एडजेक्टिव का जब पता चलेगा तो आपको मजीद ये चीजें क्लियर होंगी। ये आप देखें यहाँ से ये सिनोनिम एंटोनिम्स ये दे रहा है। अच्छा, उसके बाद इसमें एक मजीद एक और चीज चेक करें। देखें, जो मोड ले रहा है सवाल, पहले यहां पर जस्ट वो क्या पूछ रहा था, एक वर्ड दे रहा है, उसका आपसे मतलब पूछ रहा है। अब नेक्स्ट देखें, मैं बात कर रहा था कंटेक्चुअल वर्ड्स की, सिम कंटेक्चुअल वर्ड्स कहते हैं। अच्छा, उसके बाद his thin stature was made all the melancholy heartened, ठीक है। तो which of the following is the best antonym of the underlined। अब देखें, जब आपको उस अब ये थोड़े से मेरे ख्याल में ज्यादा आसान होते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर कंटेक्स्ट समझ आ रहा होता है, और इनमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि टोटली इनको आपको रटा लगाना पड़ेगा, और इधर पता है तो पता है, अदरवाइज नहीं पता तो नहीं पता, सिंपल सी बात। अच्छा, ये पैटर्न। अब उसके बाद देखें कि जॉकिंग इज कंसिडर्ड एन एंटीडोट टू द मेंटल स्ट्रेस, सिनोनिम ऑफ एंटीडोट, चलो जी ये बताएं। अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास जो यहाँ पर देखें, ही रेन सो फास्ट दैट ही सून। अब ये किस तरह होगा जी, करेक्ट करना आपने इसका। अब अगर हम वर्ब्स के करेक्शंस की बात करें, तो मैं हमेशा ये कहता होता हूं कि रूल ऑफ पैरेललिज्म, ये एक रूल ऑफ पैरेललिज्म के तहत है। अब ये क्या है, अब अगर आप सिर्फ ये पढ़ते रहेंगे ना कि नहीं यहाँ पर हैड लगना चाहिए, हैव लगना चाहिए, या मतलब अपनी मर्जी से जो भी लगाना चाहिए, नहीं, आपको रूल्स का पता होना चाहिए, रूल्स का भी वेल अंडरस्टूड आपको पता होना चाहिए। यहां पर देखें, आप उसने अगर रेन इस्तेमाल किया, मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किया है, तो रूल ऑफ पैरेललिज्म कहता है कि या तो यहां पर जो है ना वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया इसके साथ, इसके बाद, या फिर थर्ड फॉर्म आ गया, ठीक है, मतलब कि हैड पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल होता है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के साथ सिर्फ और सिर्फ पास्ट परफेक्ट या खुद इटसेल्फ जो है ना वो पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल होगा, अदरवाइज इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक हो गया। तो यहां से आपकी जस्ट सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग आपके एक एमसीक्यूज आपको बचवा सकती है। उसके बाद देखें, हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट अटैक्स आर द नंबर वन कॉजेज ऑफ डेथ, ठीक है। अब ये आगे मजीद बढ़ता जा रहा है, इन स्पोर्ट्स ब्लैक एथलीट्स आर ऑफन इंसल्टेड विद रेसिस्ट क्लिक्स एंड। अब क्लिक्स की बात क्या होता है, ये एक आपसे जो है ना वो एक नई चीज, स्पोर्ट्स में क्या है, ब्लैक एथलीट्स आर ऑफन इंसल्टेड विद रेसिस्ट कलीग्स, जो कलीग्स हैं, और उसके बाद स्पेक्टेटर्स, ठीक है। कोच कोच तो नहीं करता, मतलब यहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग है यार। अब स्पेक्टेटर का आपको पहले मतलब तो पता होना चाहिए ना, स्पेक्टेटर होते क्या है, जो देखने वाले होते हैं। अब वो हालांकि व्यूअर्स भी कह सकता था यहाँ पर, लेकिन उसने व्यूअर्स नहीं कहा, उसने एक फैंसी सा वर्ड इस्तेमाल किया, क्योंकि आपकी वो एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ, जिसे इसे हम कहते हैं कंप्रीहेंशन ऑफ द सेंटेंस, या कंप्रीहेंशन ऑफ इंग्लिश, एज वेल एज ये योर कंप्रीहेंशन ऑफ द कंटेक्चुअलिटी ऑफ द वर्ड्स, कि आप क्या उस वर्ड्स के सिर्फ लफ्ज का मतलब पता होना काफी नहीं है, ये मतलब ये इस्तेमाल का होना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहां से आपकी कंप्रीहेंशन का पता चलो, ठीक है। कॉफी ग्रोज एज अ ग्रीन लीव्ड ट्रीज और बुश विद ब्लूसमिंग वाइट फ्लावर्स। अब जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब वो खिलते हैं, तो खिलने का सही मतलब क्या है, ब्लूसमिंग होते हैं, या विद वाइट, या सीड वाइट फ्लावर्स बन गया यहाँ पर, फ्रूट वाइट फ्लावर्स नहीं, फ्रूट वाइट फ्लावर्स बन नहीं रहा यहाँ पर, फ्लावर्स। यहां से हमें पता चलता है कि फ्लावर के साथ हमने क्या लगाया, ठीक है, लाइफ ऑफ एन, ये गलत लिखा हुआ है, अंडर कवर डिटेक्टिव, दी डिटेक्टिव इज फिल्ड विद नेसेसरी, नहीं ये आंसर आ गया। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या जी, क्रिएशन ऑफ दिस सेंचुरी, इन्वेंशन ऑफ दिस सेंचुरी, इसमें क्या होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिएशन ऑफ दिस
सेंचुरी की क्रिएशन तो नहीं होती, डिस्कवरी भी मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट अगर कह रहा है तो कुछ इन्वेंशन ही होगी या इस तरह की चीज होगी। उसके बाद चाइनीज। अब ये कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं खुद, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक्सपर्ट्स को बिठा दूं, इंग्लिश के एक्सपर्ट्स को बिठा दूं ना, और उनसे कहूँ कि ये पेपर सॉल्व किया जाए, तो हो सकता है कि दो बंदों की राय डिफरेंट हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग, या ऑन द बेसिस ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स, या ऑन द बेसिस ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, या कंप्रीहेंशन, या रीडिंग हैबिट्स। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको कितनी एफर्ट करनी पड़ेगी। और ये कुछ प्रपोजिशन देखिए, प्रपोजिशन भी उसने पूछ ली हैं। उसके अलावा इस एम आर का भी उसने इस्तेमाल 100 रुपीज, ये अब क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें एक रूल है जो हम पढ़ाते होते हैं जिसमें कि नंबर ऑफ 100, जो आप कोई अमाउंट बताते हैं तो अमाउंट प्लूरल नहीं होती। जैसे 100 रुपीज, ये बच्चों ने पढ़ा होगा, कुछ स्टूडेंट्स हमारे पहले बैच के बैठे हुए हैं और उन्होंने पढ़ा हुआ, उनको पता है इस चीज का। वो बताएंगे कि यस, दिस इज द क्वेश्चन, कि वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। माई डॉग वेंट ऑफ द मिल्क शॉप। वेंट ऑफ का मतलब क्या होता है, ये सारी की सारी प्रपोजिशन। अच्छा, ही डज नथिंग बट, अब ये एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ उसे पता चलेगा। अब यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ साथ मैंने जो पीछे एक बात बताई, देखें यहाँ पर डज इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पर प्ले होगा, प्लेज होगा, प्ले होगा, प्लेड होगा। देखिए प्लेड तो हो नहीं सकता क्योंकि रूल ऑफ पैरेललिज्म अप्लाई नहीं हो रहा। प्लेइंग, अगर इसके अलावा प्लेस ना होता तो फिर हम कहीं कहीं जो है ना वो कर सकते थे, प्ले तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ही इस्तेमाल हुआ पड़ा है। तो इस तरह आपने क्या करना है, ऑप्शंस को देखना है और आपने अपना पेपर सॉल्व करना है। देखें इस तरह लॉजिकल होना पड़ेगा आपको इंग्लिश में, ठीक है। तो अब ये देखें, चेंज करवा रहा है जी इससे, और उसके बाद क्या है जी, चेंज द वर्ब इन द ब्रैकेट इनटू फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करते हैं, मतलब आपको टेंसेस भी आने चाहिए। चेंज द वर्ब इन द ब्रैकेट इन, मतलब कि मैंने जैसे शुरू में कहा ना, आपकी वो पूरी इंग्लिश चेक करेगा, आपको ग्रामर आती है नहीं आती, रूल्स आते हैं नहीं आते, क्योंकि भाई वहां पर असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर ने कोई ऐसे ही मतलब, देखिए नाम अगर उसने पहले इलेक्शन ऑफिसर था, तब नाम से अंदाजा कर लें, कमीशन असिस्टेंट इलेक्शन, इलेक्शन कमिश्नर को आपने असिस्ट करना है, तो भी कैसे करेंगे? थोड़ा सा लेटर लिखना पड़ गया तो आपके लिए रोला पड़ जाएगा, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, मसला बन जाएगा। तो इसलिए आपको ये चीजें समझनी होंगी, पढ़नी होंगी। अच्छा, 30% ये तो हो गए। उसके बाद सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं। अब इसमें 30% लिखा हुआ है, अब वैसे उन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया है, 20% कर दिया। तो ये भी आपको मतलब पता होना चाहिए, सारी चीजें हमने डेप्थ में पढ़नी पड़ेंगी, फिर आपको पता चलेगा। अदरवाइज मतलब ये आपके हाथ में चीजें हैं, ठीक है, आप इनको अच्छे से कवर कर सकते हैं। और उसके अलावा हम नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं, आपको दिखा दूं कि किस तरह हम कवर कर सकते हैं नेक्स्ट पोर्शन को। ये है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट अफेयर, जो भी करंट अफेयर होगा इस टाइम का, ठीक है, तो वो करंट अफेयर कवर होगा, 10 नंबर उसके होंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे इसमें कौन से होंगे, पाकिस्तान अफेयर्स के। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन, अब मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, पास्ड, या इस तरह के कुछ सेंटेंसेस होते हैं, 4-5 जो ना वो जुमले होते हैं, जो वर्ड्स बोले जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेटिफाइड का वर्ड इस्तेमाल होता है अमेरिका में, पास्ट, रेजोल्यूशन पास्ट, ठीक है, अडॉप्टेड, साइंड, इस तरह के वर्ड्स, उनकी डेट भी डिफरेंट होती है, और हम लगा के आ रहे होते हैं, बड़े खुश होकर आ रहे होते हैं, हम भी एमसीक्यूज तो ठीक लगा के आए हम। अब ये देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, फाजी मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय हाजी शरीयतुल्लाह, कोई भी मसला नहीं है, नोट्स में लिखा हुआ है हमारे। अच्छा, महात्मा गांधी गिवन बाय, ठीक है, टगोरे। अच्छा, उसके बाद द आइडिया ऑफ सार्क वाज, बांग्लादेश ने शुरू किया था ये। अच्छा, उसके बाद मार्टार्ड इन 1931 में जब ये जंग लड़ रहा था। मिडीवियल इंडिया अंडर मोहम्मदन रूल रिटन है। अब देखिए बुक्स के नेम में, ये एक जनरल नॉलेज का पार्ट है, बुक्स के नेम में है। निदा वार्स वार फॉर्ड बाय द, कौन से खिलाफ, फर्स्ट खिलाफ, ठीक है। और उसके बाद ऑल इंडिया सीट्स लेक। अब ये मैंने सारी डिटेल लिखी हुई है नोट्स में, जिसमें आपने जब देखना है तो आपको समझ आएगी सारी दो जो इलेक्शन वाले टॉपिक है उसमें डिटेल लिखी हुई है। और ये फिर प्री पार्टीशन से पूछते हैं। और उसके बाद एरिया अराउंड द रिवर इज नोन एज, अराउंड द रिवर, ठीक है, बिटवीन द रिवर्स नहीं कहा, अराउंड द रिवर्स। अच्छा, उसके बाद हम एवरीडे साइंस पे आते हैं। एवरीडे साइंस की वही बातें हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एफएससी वगैरह की हुई है तो ये पूछेंगे आपसे, लेकिन कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो हमें नहीं पता होती, वो हमने नोट से पढ़ लेनी है और समझ लेनी है।
और कुछ चीजें मैंने आपको लेक्चर्स में भी बतानी है जो आपने समझ ली है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है जी? इस्लामियात। अब नमाज जनाजा इज क्या है जी? फर्ज किफाया है, सुन्नत अब फर्ज किफाया का पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए फर्ज किफाया होता क्या है। मतलब आपके मोहल्ले में से कोई भी एक बंदा पढ़ ले तो आपको फर्ज अदा हो। अच्छा, उम्मुल कुरान इज विच सूरा? अब ये चीजें ऐसी हैं जो मतलब कि हमने नोट्स में आपको इजीली मिल जाती हैं और आप समझ लेते हैं। और इसके अलावा कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा मैं एग्जांपल दिया करता हूँ मिसाल के तौर पर। जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए वो जो सिर्फ सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ही लिखा हुआ है, तो या सीक्वेंस में ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी कोशिश होती है जो लेक्चर हम जो लेक्चर्स में आपको नोट्स बनवाए जाते हैं इस्लामियात के, तो उसमें ये होता है कि आपको सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो कम्प्लीटली जो है ना वो वन बाय वन तरतीब के साथ गज़वा और गज़वा खंदक फिर आगे इस तरह चलते जाते हैं तरतीब के साथ, ताकि आप लोगों को वो तरतीब के साथ समझ आए और उसमें जो जो इवेंट्स हैं वो भी आप लिखते जाएं। और वो बड़े अहम मेरे ख्याल में होते हैं जो कि बड़ी क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं और आपको क्या हेल्प करते हैं, इस चीज में हेल्प करते हैं कि आप गेस लगा सकें, क्योंकि हर चीज आपको नहीं आ सकती। कुछ चीजें हमने अपनी जो मेंटल कैपेबिलिटीज हैं गेस लगा के भी हमने कुछ चीजें सॉल्व करनी होती हैं, क्योंकि 100% हमें कभी भी नहीं आ सकता चीजों के हवाले से। हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करना है, अपने एमसीक्यूज को ठीक से ठीक कर करना है। तो ये था आज के बारे में जिसमें हमने देखा कि हम किस तरह जो है ना वो अपने सेशन को लेकर चलेंगे और किस तरह जो है ना वो इसका सिलेबस कवर होगा, और कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके ऊपर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है और कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके ऊपर हमें हम जस्ट क्रैमिंग कर लेंगे क्या इनफ होगा, और किस तरह हम ये सेशन लेके चलेंगे। तो इसके अलावा अगर अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय